आपके पास कोई कॉल आई, आपको कॉल करके कहा जाएगा कि सर आप विवेक जी बोल रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ जी मैं विवेक जी बोल रहा हूँ। आप वो कॉल उठा लोगे, कॉल को मर्ज कर देंगे और कॉल मर्ज करते ही साथ ही आपका बैंक अकाउंट। सर आजकल ना जो साइबर प्रोडक्ट होते हैं तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टारगेट करने लगे हैं, क्योंकि बच्चा एक सॉफ्ट टारगेट है, आसानी से उनके जाल में उलझ सकता है। अगर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं किसी भी कारणवश 1930, ये नंबर याद रख लो 1930, इस पे कॉल करनी है। जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, जिस अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसे गए वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। सर अगर किसी का कोई प्राइवेट फोटो लीक हो जाए तो क्या करना चाहिए? गूगल से तो पहली बात कोई ऐप डाउनलोड करो ही मत, डायरेक्ट गूगल में जाकर। प्ले स्टोर के अंदर भी कुछ ऐप वेरीफाइड होते हैं, फिर भी वहाँ पे फ्रॉड ऐप वहाँ भी मिल जाती है आपको। और ऐप स्टोर के अंदर थोड़ी वेरिफिकेशन और अच्छी होती है, उसके अंदर चांसेस कम होते हैं। आपकी गैलरी में जो भी फ़ोटोज़ हैं उसके अंदर पर्सनल फ़ोटो भी हो सकती है, वो उस ऐप के पास चली जाएगी। सर अगर हमारा व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम हैक हो जाए और हमें उसका पासवर्ड याद नहीं तो कैसे बचा जाए उससे? अगर आपका फेसबुक हैक हुआ है या फिर आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो आप सबसे पहले गूगल में जाइए, तो वहाँ पे टाइप कीजिए www.instagram.com/hack। अगर हम किसी को पुराना मोबाइल ख़रीदते हैं तो कैसे पता चले चोरी का है या सही है? सर डिजिटल अरेस्ट क्या है? सर वैसे देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है, ये केवल एक स्कैमर का तरीका है ठगने का, और कुछ भी नहीं है डिजिटल अरेस्ट। कानून की भाषा में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। स्कैमर ऑल्सो प्ले विद साइकोलॉजी, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी। तो हमें ज़रूरी है कि साइकोलॉजी तौर पे भी हमें इस तरह से मजबूत होना पड़े। ये जो हमारा फ़ोन है ना, ये एक फ़ोन नहीं है, एक स्मार्टफोन है। इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो ये फ़ोन हम पे आगे हो जाएगा। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक समर टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है साहिल यादव जी, हरियाणा के रेवा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले साहिल यादव जी फिलहाल हरियाणा पुलिस गुरुग्राम में पोस्टेड हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साइबर क्राइम और अन्य क्राइम के बारे में। हमारे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, गूगल अकाउंट क्यों हैक हो जाते हैं और उनको हमें कैसे सेफ रखना चाहिए। हमारे मोबाइल पर OTP कैश देर हो जाता है मोबाइल, जिससे हमारे बैंक अकाउंट खाली होने की संभावना होती है। तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा। आप अपनी फैमिली में मेंबर में इसको शेयर करें, जिससे लोगों को अपने अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट और मोबाइल जैसे हैक होने की संभावना बच सके। साहिल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं आपकी वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर, अकाउंट पर देखता रहता हूँ कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो मेरे कुछ जनरली क्वेश्चन रहेंगे आपसे, जो कि हर क्या कहते हैं यूजर को वो सुनने चाहिए और उससे बचना चाहिए जी। क्योंकि आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि साइबर जो क्राइम होता है, साइबर सेफ से कैसे सेफ रहें, साइबर सिक्योरिटी से? जैसे कि आजकल हम लोग यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इन्हीं प्लेटफॉर्म के माध्यम से आजकल होने लगे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे सेफ रहे। व्हाट्सएप पे सेफ रहने के लिए व्हाट्सएप का 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर ले, अपने इंस्टाग्राम के 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर ले, और अपनी गूगल के 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर ले। ये तो सबसे अनिवार्य चीज़ है। अच्छा, अब लोगों को ये तो पता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखना चाहिए हमें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कैसे करें। तो उन चीज़ों को मैं बता देता हूँ। जैसे व्हाट्सएप का अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है तो अपने व्हाट्सएप पे जाइए, ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग में जाइए, अकाउंट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, इसके अंदर ऑन कर लीजिए। ऐसे ही इंस्टाग्राम को हो गया, इंस्टाग्राम में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए इंस्टाग्राम के आप प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, पहले ऊपर 3 लाइन पे जाइए, उसके बाद अकाउंट सेंटर में जाइए, उसके बाद आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। आप वहाँ से अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह से एक जीमेल हो गया, हमारे गूगल अकाउंट में बहुत ज़्यादा हैक होते हैं। जीमेल को सिक्योर करने के लिए, अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर करने के लिए वहाँ भी जरूरी है कि हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अपने का ऑन रखें। तो वहाँ ऑन रखने के लिए अपने जीमेल अकाउंट में जाइए, ऊपर अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कीजिए,
उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी एंड साइन इन का, वहाँ पे क्लिक करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आप उसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने का मतलब उसमें ये है, आपको 6 डिजिट का वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और ध्यान देने योग्य बात इसमें ये भी है, वो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर नहीं होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, कुछ यूनिक नंबर होने चाहिए जो कोई उसको सोच ना सके, इजीली उसको एक्सेस ना कर सके। इसका सबसे मेन फायदा ये होगा, अगर आपके इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड या फिर आपके जीमेल के आईडी पासवर्ड किसी के पास है और वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो आपके ये जो आपने 6 डिजिट का ये क्रिएट किया आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसके बिना वो उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा और आप इससे सेफ रहेंगे। सबसे मेन तो ये मार्केट मतलब अलग अलग अकाउंट के अलग अलग अकाउंट के अलग अलग तरीके। सबसे मेनली तो इन्हीं आज की डेट में तो इन्हीं 3 माध्यम से सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और गूगल अकाउंट्स के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हमें इन पे जरूर रखना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना चाहिए जी, ये ठीक है। अगर सर कोई महिला अपने को वो ऑनलाइन भी नहीं है और ऑफलाइन है, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई वो चाहते है कि मेरे साथ कोई धोखा लड़की होने वाली, तो वो कैसे अपने को महसूस करे, मतलब फील सही करे? देखो, महिलाओं के पास सबसे पहले तो एक ऐप अपने फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए, डायल 112 इंडिया, 112 इंडिया। ये ऐप हर महिलाओं के फ़ोन में होनी चाहिए। इसके फ़ायदा क्या है, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आप मान लो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो, असुरक्षित महसूस कर रहे हो, या फिर आप पुलिस के पास कॉल करने के लिए समर्थ नहीं हो उस समय पे, तो आपको ये ऐप ओपन करनी है। ओपन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन आइकॉन मिलेगी इसमें महिला का, आप उस पर क्लिक कर दो, सीधी पुलिस के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपके लोकेशन के साथ। ऐसे में अगर आपका मोबाइल फ़ोन का भी स्विच ऑफ भी हो गया तो ये पुलिस आपको आसानी से ट्रेस कर सकेगी और आपको सेफली बचा लिया जाएगा उस जगह से। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं, जैसे उसकी लोकेशन ऑन नहीं है तो फिर तो भी वो ऐप आप ओपन करोगे तो उसके अंदर परमिशंस मांगते हैं लोकेशन का, तो आपको अलाउ करना होता है। जब आप स्टार्टिंग में उसको डाउनलोड करोगे तो उसको अलाउ करने के बाद उसको आप कभी भी ओपन करोगे तो लोकेशन ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाएगी उसकी। ओके। और दूसरा ये भी है कि आजकल महिलाओं के पास व्हाट्सएप पे भी लोग परेशान करते हैं, बार बार गंदे मैसेज भेजते हैं, और तो इनका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। कोई बार बार कॉल करके परेशान करता है, कोई बार बार मैसेज करके परेशान करता है लेडीज़ों को, तो महिला सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक तो अपने व्हाट्सएप में साइलेंट अननोन कॉलर्स इसको ऑन कर ले। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आएगी तो आप उसको पिक नहीं कर पाएंगे, वो साइलेंट हो जाएगी। और दूसरा है ब्लॉक अननोन कॉन्टैक्ट, आप इसको महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसको ऑन करने से क्या फायदा हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास 3-4 बार मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे बार बार, तो व्हाट्सएप उसको अपने आप ही उसको ब्लॉक कर देगा ऑटोमेटिकली। व्हाट्सएप ऑटोमेटिक उसको ब्लॉक कर देगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को ब्लॉक करने की। तो आप ये 2 सेटिंग को इनको भी अपने फोन में ऑन रखिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जी। साइबर फ्रॉड अलर्ट क्या है? साइबर फ्रॉड अलर्ट्स तो ये चीज़ें हैं कि हमें अलर्ट किस तरह से रहना पड़े साइबर फ्रॉड से। हम कैसे पता लगे कि हमें कैसे पता हो कि हमारा फोन हैक तो नहीं है, हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अवेयर रहना। अवेयर रहना ही इसकी सबसे अच्छी कुंजी है, सबसे अच्छी चाबी है इसकी। अगर लोग अवेयर नहीं रहेंगे तो उसको समस्या हो सकती है। साइबर फ्रॉड अलर्ट जैसे कि आपको लगता है कभी आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है, बार जल्दी आपके फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, आपके फ़ोन का डेटा जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो और आपके फ़ोन में कोई ऐसी अननोन ऐप इंस्टॉल हो रही है, अपने आप से इंस्टॉल हो गई है, तो आपको इस चीज़ में सतर्क होने की आवश्यकता है बिल्कुल ही, कि आपका फ़ोन हो सकता है किसी ने हैक कर रखा हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये भी हो सकता है इसके अंदर कि आपकी कॉल फॉरवर्ड कर रखी हो किसी ने, आपको पता नहीं हो, आपके पास जो भी कॉल आती है वो किसी और के पास जा रही हो, तो अपने फ़ोन के अंदर हर 3-4 दिन के अंदर एक बार डायल करके देख लेना चाहिए ##002#। इससे क्या होगा, अगर आपकी किसी ने कोई कॉल फॉरवर्ड कर दी हो तो वो सारी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और दूसरा ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपका फ़ोन आपको लगता है कि हैक है, बार बार गर्म हो रहा है, बैटरी लो हो रही है, डेटा जल्दी ख़त्म हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो अपने फ़ोन की पहले सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाके वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, ऐप्स उस पर क्लिक कीजिए। उस पर आपको सभी की सभी ऐप्स देखनी है,
उसके अंदर आपको कोई भी अननोन ऐप दिख जाती है जो आपकी जानकारी के बिना आपके फोन के अंदर इंस्टॉल है, आप उस ऐप को तभी की तभी अनइंस्टॉल करें। हो सकता है कि वो ऐप किसी हैकर ने आपके फोन के अंदर किसी माध्यम से, लिंक के माध्यम से इंस्टॉल कर दी हो, आपके फोन का एक्सेस उसके पास में हो, तो आप सबसे पहले तो उसको अनइंस्टॉल करें। और कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उसके फोन में कोई अननोन ऐप है भी या नहीं। तो ऐसे में अगर संभव हो तो अपने फोन को रीसेट ही कर दो, अगर आपको ऐसा संदेह है कि आपका फोन हैक है। तो ये सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ओके सर, आजकल हम देखने को मिलता है कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे पास आता है कि हमें कॉल करना है, ऐसे मेरा फोन चार्ज नहीं है, कुछ भी बहाने लगाता है, हाँ, गुम हो गया, मेरा हो गया, चार्ज नहीं हो, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं कि फोन दे देते हैं। तो क्या वो सही है गलत है? देखिए, ये अभी थोड़े दिन पहले का मामला है हमारे गुड़गांव का। वहाँ पे एक आदमी बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, उसके पास एक दूसरा व्यक्ति आता है, आके उसको यही चीज़ बोलता है जो आपने पूछा है। वो जो बोलता है कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है, मेरे को एक बार अर्जेंटली कॉल करना है, आप प्लीज़ एक बार अपना फ़ोन दे दीजिए। आप हो या फिर मैं हो, इंसानियत के नाते हम उसके आगे देते हैं कि चलो आप कॉल कर लीजिए मदद करने के लिए। तो वो एक बार आपका फ़ोन लेता है, आपका डायल पैड ओपन करता है, वो फ़ोन मिलाता है और काट के आपको वापस दे देता है। उसके बाद आप अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही आप घर पे गए, आपके पास मैसेज आया कि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। अब लोगों को ये नहीं पता कि हुआ कैसे हुआ। तो इसके लिए मैं बता दूं, जो व्यक्ति है उसने आपका फोन लेकर जो डायल किया है नंबर, वो किया है ***21*, उसके बाद उसके मोबाइल नंबर और फिर हैश। जैसे ही उसने डायल किया, आपकी सारी की सारी कॉल उसके नंबर पर फॉरवर्ड होगी और आपको पता भी नहीं। उसके बाद वो बाद में OTP इनवाइट करेगा कॉल के माध्यम से, मैसेज से नहीं, कॉल से। कॉल उसके पास जाएगी, OTP उसके पास पहुंच गया, खेल खत्म सारा वहीं पे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी को, अगर आपके पास से, तो इसमें जरूरी है अगर आपके पास कोई इस तरह से सहायता मांगने भी आए और आप सहायता करना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल फोन दूसरे व्यक्ति के हाथ में तो बिल्कुल भी ना दे। अपने फोन के अंदर से उससे मोबाइल नंबर पूछिए, लाउड स्पीकर को अंदर के उससे बात करवाएं कि बताओ क्या बात है, किससे बात करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें, हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन चीजों से हम सेफ रह सकते हैं और इन छोटी छोटी चीजों से ही हम फंस सकते हैं। और जो साइबर फ्रॉडस्ट होता है, वो हमारी इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ के हमें अड़ जाता है किसी न किसी तरीके से। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि ऑल इंडिया में लगभग सभी लोगों को ये तो पता होगा कि OTP हमें शेयर नहीं करना। अगर हमने OTP बता दिया किसी को, तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट सकते हैं या फिर हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है। और फिर भी OTP बता देते हैं, वो कैसे? उसका मुख्य कारण तो यही है, जो साइबर फ्रॉडस्टर है उन्होंने OTP पूछने के नए नए तरीके उजागर कर लिए। आपको ये भी नहीं पता कि आप OTP बता रहे हैं और आप OTP उनके पास पहुंच भी जाते हैं इनडायरेक्टली। तो इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस किस माध्यम से OTP शेयर, मतलब कि साइबर फ्रॉडस्टर हमसे OTP ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको अभी बताया, वो अपने फोन के अंदर कॉल फॉरवर्ड कर लेगा ***21*, उसके बाद मोबाइल नंबर और हैश, कॉल उसके पास फॉरवर्ड होगी, OTP उसके पास चला जाएगा सीधा। दूसरा है कि जैसे कि आपके पास कोई कॉल आई, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास कोई कॉल आई, आपको कॉल करके कहा जाएगा कि सर आप विवेक जी बोल रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ जी मैं विवेक जी बोल रहा हूँ। तो आप वो कहेंगे कि साहिल जी ने आपके नंबर दिए, ऐसे ऐसे आप आपके पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो उसके बाद वो तुरंत कहेंगे कि सर देखो आपके पास साहिल भी कॉल कर रहे हैं, पीछे से साहिल भी आपके पास कॉल कर रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे नंबर कि ये नंबर तो साहिल के तो नहीं है, क्योंकि साहिल के नंबर आपने सेव कर रखे हैं। तो कहेगा, मतलब कि जल्दबाजी दिखाएगा कि सर एक बार उठाओ, कॉल मर्ज कर लो, आपस में बात कर लेते हैं हम तीनों। आप वो कॉल उठा लोगे, कॉल को मर्ज कर दोगे और कॉल मर्ज करते ही साथ ही आपका बैंक अकाउंट खाली। अब सोचो कैसे। जो कॉल आई थी तीसरी कॉल, वो कॉल उस व्यक्ति ने OTP इनवाइट की कॉल की थी, वो आपके नंबर पर OTP के लिए कॉल आई थी, आपने कॉल मर्ज की, कॉल मर्ज करते के साथ वो OTP बोला, OTP सीधा उसको सुन गया, डाला और खेल कर, क्योंकि वो एक्सेप्ट के लिए आता है कि आप एक्सेप्ट कर। जैसे OTP हम इनवाइट कर सकते हैं कॉल के माध्यम से भी और मैसेज के माध्यम से भी। उसने एक OTP मांगा है कॉल से, आप जैसे ही कॉल उठा रहे हो वो बोलेंगे कि योर WhatsApp OTP इज दिस,
योर बैंक अकाउंट ओटीपी, व्हाट्सएप का ही होता है, सोशल मीडिया का होता है मैक्सिमम ये, योर व्हाट्सएप ओटीपी लीक्स। आप कॉल उठा के उसको मर्ज कर दोगे, मर्ज करते के साथ ही वो ओटीपी बोलेगा, ओटीपी बोलते के साथ ही सामने वाले को आपके व्हाट्सएप पर ओटीपी लग गया, पता लग गया, खेल खत्म। और अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐसे में ऑन कर रखा है तो उसको आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद वो 6 पिन की। अगर आप मैंने वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के 6 डिजिट आपने क्रिएट कर रखे हैं तो वो आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर पाएगा, अन्यथा आपका व्हाट्सएप हैक इतनी देर में। क्योंकि स्कैमर ऑल्सो प्ले विद साइकोलॉजी नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, तो हमें ज़रूरी है कि साइकोलॉजी तौर पे भी हमें इस तरह से मजबूत होना पड़े। ये जो हमारा फ़ोन है ना, ये एक फ़ोन नहीं है, ये एक स्मार्टफोन है। इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो ये फ़ोन हम पे हावी हो जाएगा जी, और हम इसके जाल में फंसते चले जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता नहीं है, अगर लोगों को पता नहीं है, हम अवेयर कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं। लोगों के पास सोशल मीडिया के अंदर वल्गर चीज़ें देखने का बहुत जरूरी है, पर ऐसी चीज़ें वो तब देखते हैं जब किसी के साथ खुद इंसिडेंट घटित हो जाता है। जैसे मेरे पास मैसेज भी बहुत लोगों के आते हैं कि सर मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, इसका सोल्यूशन बताएं। तो वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट तब लेते हैं, थोड़ा बहुत जमन के साथ ये इंसिडेंट जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है। हम जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में लगा के देखते हैं, अगर हम हेलमेट पहन के अगर नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, सीधी संभावना बढ़ती है एक्सीडेंट होगा, चोट लग जाएगी। वही चीज़ ये है, अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे दुर्घटना हो जाएगी, उसके बाद तो फिर बाद ये एक्सीडेंट होने के बाद ठीक होने में कितना टाइम लग जाए कुछ नहीं पता। उसी तरह ये जिसको भी ठीक होने में एक बार फ्रॉड हो गया तो हो ही गया बस, उसके बाद तो फिर कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हमारी चलती रहती है, चलती रहेगी, पकड़ती हुए खूब पकड़े जाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो हमें जरूरी उससे जब पहले ज़्यादा जरूरी ये है कि हम उससे पहले ही अवेयर रह के इन चीज़ों को वहीं पे स्टॉप कर दे, जागरूक रह के। ये चीज़ें है जी जी। अगर हमारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो क्या करें? आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आजकल व्हाट्सएप हैक होने का एक मेन रीज़न चल रहा है कि आपके पास किसी अननोन नंबर से कोई फ़ोटो आएगी और फोटो के नीचे लिखा होगा कि देखो आप अपने बचपन की फ़ोटो कितनी अच्छी आ रही है, देखो, या फिर क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, या फिर ये व्यक्ति यहाँ से मिसिंग है, इस तरह से लिखा होगा। आप जिज्ञासु हो कि एक बार उस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे। जैसे ही आपने डाउनलोड किया, आपका व्हाट्सएप अकाउंट आप खो दोगे, हैक हो जाएगा आपका पूरा फ़ोन भी और आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी। क्योंकि आजकल इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, यूज़ करने लगे हैं स्कैमर भी। फोटो के पीछे हैकिंग लिंक अटैच करके भेजते हैं आपके। जैसे ही आप उसको फोटो को डाउनलोड करोगे, आपके फ़ोन के अंदर मैलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इंस्टॉल होने के बाद आपका व्हाट्सएप उसके पास चला जाएगा। आपके पास ओटीपी वगैरह जो आएगी सब कुछ एक्सेस कर पाएगा, आसानी से आपका बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकेगा वो। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी व्हाट्सएप की एक सेटिंग है ऑटो मीडिया डाउनलोड की। जैसे कई लोग ऑटो मीडिया डाउनलोड को ऑन कर रखते हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला फोटो भेजिए, अपने आप डाउनलोड होगी, अपने आप फोन हैक हो गया आपका। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने व्हाट्सएप के अंदर ऑटो मीडिया डाउनलोड को तुरंत ऑफ करें। आप अपने व्हाट्सएप में जाए, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाए, ऊपर भी सर्च कर सकते हैं ऑटो मीडिया डाउनलोड, वो आ जाए। उसके बाद वीडियोस फोटोज सबको ठीक से हटा के उसको ओके कर दे, मतलब ऑटो मीडिया डाउनलोड को हटा दे। आपके पास डाउनलोड नहीं होनी चाहिए ऑटो मीडिया पर बिल्कुल ही फोटो। दूसरा, व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है एपीके फाइल का। आपके पास एक फाइल आएगी जिसके लास्ट में लिखा होगा .apk। जैसे कि गांव के अंदर किसान होते हैं, उनके पास वो फाइल का नाम रख देंगे किसान लोन, या फिर ई किसान, आप है, हम है, हमारे पास वो फाइल को भेज देंगे। जैसे कि ई चलान .apk, उसके लास्ट में लिखा होगा apk, आगे का नाम कुछ भी हो सकता है। वो भी बहुत खतरनाक फाइल होती है। आप जैसे ही उसको डाउनलोड करोगे, वो एप्लीकेशन का पैकेज होता है पूरी फाइल, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपका पूरे अकाउंट आपके पूरे फ़ोन के अंदर मेलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका व्हाट्सएप का तभी की तभी आप खो दोगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि वह फाइल आपके नॉन पर्सन के पास से भी आ सकती है। वो कैसे आ सकती है, बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल तो ये नॉन पर्सन से। ऐसे अब आपके पास किसी ने वो फाइल भेजी है अननोन नंबर से, मान लो आपने बाय मिस्टेक डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद आपका फ़ोन हो गया हैक होने के बाद आप तब तक इसको स्विच ऑफ करोगे, ऑन करोगे, या ऐप को ढूंढोगे सेटिंग में जाके
क्या ऐप क्या हुआ है क्या नहीं, तब तक आप सोचोगे, इतनी देर में आपको व्हाट्सएप पे आपके सभी ग्रुप में वो फाइल डाल देगा, आपके सभी जानकारों के पास वो फाइल डाल देगा, क्योंकि आपके व्हाट्सएप का एक्सेस तो उनके पास में है। और वो फाइल आपके मान लो आपके पास आपके किसी जानकार की तरफ से कोई फाइल आती है, आप उसको तुरंत डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात तो इस चीज के अंदर ये है, जिस फाइल के लास्ट में .apk लिखा हो वो फाइल हमें किसी के माध्यम से भी व्हाट्सएप पे प्राप्त होती है, तो उसको हमें भूल कर भी डाउनलोड नहीं करना है। दिल्ली का ही मामला है, अभी थोड़े दिन पहले का ही, एक टीचर का APK फाइल से ही व्हाट्सएप हैक हुआ था। और उस व्हाट्सएप हैक होके हैकर ने उस टीचर जो स्कूल में टीचर थी, उनका स्कूल में ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप के अंदर वो फाइल डाल दी। अब किसी टीचर ने डाल दी है तो सभी टीचर उसको डाउनलोड करके देखेंगे। जैसे टीचर के अब दिवाली आने वाली है, दिवाली बोनस के नाम से कोई टीचर फाइल डाल दे तो सभी सोचेंगे कि भाई यार दिवाली बोनस है, सोचने से पहले एकदम डाउनलोड करेंगे उसको, पहले डाउनलोड करते के साथ हैक। इस तरह से उनके साथ लगभग 90 लाख रुपए के अकाउंट से उनसे कटे थे सभी टीचर के लगा के। दिल्ली के अंदर उसका केस रजिस्टर हुआ था फिर। तो इन चीज़ों के अंदर ध्यान देने की बातें हैं ये बहुत। .apk की फाइल हमें भूल कर भी डाउनलोड नहीं करनी जी सर, अगर हमारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैक हो जाए और हमें उसका पासवर्ड याद नहीं, तो कैसे बचा जाए उससे? सर अगर आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है, नहीं अगर आपका फेसबुक हैक हुआ है या फिर आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो आप सबसे पहले गूगल में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए www.instagram.com/hacked। ये आपको टाइप करना है। वो टाइप करने के बाद आपके पास आपकी आईडी मांगेंगे, मोबाइल नंबर मांगेंगे, उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा सेल्फी वेरिफिकेशन का, आप उस पर टिक कीजिए और उसके अंदर आपकी फोटो लेंगे और वीडियो लेंगे। वो इंस्टाग्राम पे फोटो और वीडियो के माध्यम से आपके अकाउंट को वेरीफाई करके आपका अकाउंट को रिकवर कर देंगे। इसी तरह से फेसबुक का प्रोसेस है। अगर आपका फेसबुक हैक हो जाता है तो गूगल पे आपको टाइप करना है www.facebook.com/hacked। तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर या आईडी डालनी है। उसके बाद सेल्फी से आपका सेल्फी और वीडियो से आपके फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर दिया जाएगा इजीली। आप फिर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसके 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके उसको और अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। जी सर, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरनेट चला रहा है और सारे फ्रॉड इंटरनेट, तो कैसे बचा जाए उसको? सर आजकल ना जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टारगेट करने लगे हैं, क्योंकि बच्चा एक सॉफ्ट टारगेट है, आसानी से उनके जाल में उलझ सकता है। और टारगेट करने का सबसे मुख्य माध्यम उनका होगा गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। अभी कुछ दिन ही पहले की बात है, लगभग हफ्ते 10 दिन पहले की, अक्षय कुमार की लड़की, एक्टर है, बहुत बड़ी एक्टर है, 13 साल की लड़की भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार होते होते बची है। ऑनलाइन गेम खेल रही थी वो भी, किसी ने व्यक्ति ने उससे पहले दोस्ती की, फोन पे दोस्ती करके पहले उसका पता पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा कि मैं मुंबई से रहने वाली हूँ। फिर उसका नाम पूछा, नाम बता दिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बातों में लेके उससे कहा कि आप अपनी न्यूड फोटो सेंड करो। वो गनीमत तो ये रही कि उसने तुरंत अपने परिवार वालों को, अपनी माता को इस बारे बता दिया और उसकी कंप्लेंट कर दी। नहीं तो इस तरह से बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से, जैसे आजकल चल रहा है फ्री फायर गेम हो गया, बहुत ज्यादा गेम चल रहे हैं इस तरह के, जहां बच्चे एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता सामने वाला, हम जिसके साथ गेम खेल रहे हैं वो कोई बच्चा है या फिर कोई आदमी है। वो सामने वाला हमारे साथ बातें करेगा बच्चा बन के, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो आदमी है फिर बच्चा है। पहले तो आपके साथ धीरे धीरे बातचीत करेंगे, आपके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, आपका विश्वास जीत लेंगे। उसके बाद आपके पर्सनल चीजों के बारे में वो पूछेंगे कि आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, कौन किस टाइम बाहर रहता है, कौन किस टाइम घर रहता है। आप दोस्ती के नाते गेम खेलते खेलते उसको बता भी देंगे। उसके बाद वो इस तरह का टाइम देखेगा एनालाइज करके कि इस टाइम इसके घर पे ना ही इसके माता है ना ही इसके पिता है। अब बच्चे को इस तरह से टारगेट किया जा सकता है। तो ऑनलाइन उनके साथ गेम खेल के व्हाट्सएप नंबर लेके उसके पास फर्जी लिंक सेंड कर देगा कि भाई फ्री फायर गेम मान लो कि भाई आपको यहाँ से डायमंड मिलेंगे या फिर आपको स्किन मिलेगी गन की। बच्चा उस पर क्लिक कर देगा, डिटेल्स मांगेंगे, डिटेल्स भर देगा, ओटीपी आ जाएगा, बैंक अकाउंट खाली, क्योंकि घर पे माँ बाप तो है नहीं उस टाइम पे। नहीं भी आए तो बोल देगा आए ओटीपी डाल दो इसके अंदर हो जाएगा ये। दूसरा होता है उनका आजकल एक टास्क बेस्ड भी होता है, गेम चल रहे हैं टास्क बेस्ड गेम। बच्चे उनके अंदर उलझे रहते हैं, जैसे टास्क दे देते हैं उनके उस गेम के अंदर। सबसे पहले टास्क देंगे कि आपको ये करना है, जैसे अब दिल्ली का ही मामला है। ये भी एक बच्चे को पहले छोटा मोटा टास्क दिया गया कि आपको 1 घंटे तक अपने कमरे के अंदर बंद रहना है, लाइव वीडियो चलती है वहाँ पे,
तो बच्चा 1 घंटा उसके अंदर बंद रह के उसने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर कॉइन मिलते हैं। बच्चे को बस थोड़ी सी लत सी लगी रहती है उस चीजों की, हाँ टास्क कंप्लीट किया, चलो अगला टास्क क्या होगा। उसके बाद अगला टास्क उन्होंने दिया कि हमारे गेम का टैटू बनाओ अपने हाथ पे। बच्चे ने अगले दिन उसका टैटू बना के फोटो अपलोड कर दी। तो गेम का टैटू बन के फोटो अपलोड कर दी तो वो टास्क भी कंप्लीट। ऐसे करते करते एक दिन एक टास्क दिया उस बच्चे को कि अपने गले में एक रस्सी डाल के दोनों साइड एक एक ईंट बांध कर आपको 5 सेकंड तक पानी में मुंह डुबोए रखना है। उस बच्चे ने पानी में मुंह डुबोए रखा, वो किसी कारणवश पानी से बाहर नहीं आ सका और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। तो इस तरह के बहुत ज्यादा वो फ्रॉड चल रहे हैं, बच्चों को बहुत इजीली टारगेट किया जा रहा है। और बच्चे आजकल फोन में बहुत ज्यादा देखते हैं। तो हर एक माता पिता से मैं कहना चाहूंगा कि आपके फोन में और आपके बच्चे के फोन में एक ऐप ऐसी बताता हूं जो जरूर होनी चाहिए, जिससे आपके बच्चे की और आपकी जिंदगी बहुत सुधर सकती है या फिर बच सकती है। उस ऐप का नाम है गूगल फैमिली सेंटर। आप अपने फोन में इंस्टॉल करें, अपने बच्चे के फोन में उस ऐप को इंस्टॉल करें, अपनी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें, अपने बच्चे के फोन में भी उसके जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें। उसके बाद दोनों ऐप्स को कनेक्ट कर ले, आप अपने फोन में उस ऐप का एक्सेस ले लें। उससे क्या होगा, उससे आप अपने फोन से अपने बच्चे की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं कि आपका बच्चा इंस्टाग्राम पर क्या देख रहा है, आपका बच्चा यूट्यूब पर क्या देख रहा है। कोई गलत वेबसाइट अगर वो ओपन कर रहा है, आप अपने फोन से उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो, वो अपने फोन में ओपन भी नहीं कर पाएगा। दूसरा, आप उसके अंदर टाइम फिक्स कर सकते हो अपने फोन से कि स्क्रीन टाइम कि दिन का 2 घंटा 3 घंटा स्क्रीन टाइम रहेगा। उसके बाद वो बच्चा फोन यूज करेगा, फोन ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो फोन खुलेगा भी नहीं फिर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये ऐप बहुत अच्छी ऐप है, गूगल फैमिली सेंटर। इसको आप इंस्टॉल करें, इसका प्रयोग करें और अपने बच्चे पर निगरानी रखें कि वो कहीं गलत चीजों का शिकार तो नहीं हो रहा है, किसी गलत गतिविधियों में तो नहीं पड़ रहा है। तो आप उस पर अच्छे से नजर रख सकते हैं जी। तो ये बचाव का बहुत अच्छा ऑप्शन है एक बच्चों क्योंकि आजकल माता पिता इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों को देख पाए। माता पिता के पास इन चीजों का टाइम नहीं है कि बच्चों के साथ लगातार रह पाए। पर माता पिता को अगर अपने बच्चों को सेफ रखना है तो इतना तो माता पिता को टाइम निकालना पड़ेगा कि कम से कम ऐप डाउनलोड करके बीच बीच में घंटे 2 घंटे में ऐप को देख ले कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, आज क्या क्या चला है, क्या क्या मेरे बच्चे ने एक्टिविटी करी। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते तो वो दिन दूर नहीं जब आपका बच्चा भी किसी साइबर फ्रॉडस्टर की ठगी का शिकार हो सकता है, और उस दिन फिर पछतावे की सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। सर, अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो व्यक्ति को समझ कुछ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, इतना होपलेस हो जाता है कि वो खुद नहीं पता है कि वो शांत बैठा होता है। उस समय उसको क्या ध्यान करना चाहिए? देखिए, साइबर आपकी बात सही है बिल्कुल ही। जब किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड होता है, किसी व्यक्ति के साथ अगर पहली बार कोई चीज घटित होती है और उसका नुकसान जिसमें हो रहा है, तो एक बार होपलेस हो सकता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं। अगर उसको पहले से उन चीजों के बारे में जानकारी है कि उसे क्या करना चाहिए, तो ऐसा सही डिसीजन ले सकता है। उसके जो पैसे कट गए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो उसके पैसे भी वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं किसी भी कारणवश, 1930 ये नंबर याद रख लो, 1930 इस पे कॉल करनी है। कॉल करके वो आपको आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह मांगेंगे, जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी कर देनी है। जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, जिस अकाउंट में आपके अकाउंट से पैसे गए वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तुरंत प्रभाव से। अगर आपने 5 मिनट के अंदर कॉल कर दे तो 5 मिनट में वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो कंप्लेंट रजिस्टर होते के साथ ही। तो हमें जरूरी ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पर कॉल कर दें। हमारे पैसे अगर उसके अकाउंट में किसी व्यक्ति फ्रॉडस्टर के अकाउंट में फ्रीज हो गए, हम उनको आसानी से रिकवर कर सकेंगे, आपके वापस पैसे भी आ जाएंगे। और अगर उसने वो विड्रा कर ली, किसी एटीएम के माध्यम से विड्रा कर लिए, तो फिर प्रोसेस हो जाता है लंबा। उसके अंदर सबसे जरूरी है कि हम तुरंत 1930 पे कॉल करें, और जितना हम लेट करेंगे उतना साइबर फ्रॉडस्टर को फायदा मिलेगा इस चीज का, क्योंकि वो जो पैदा ट्रांसफर और उधर और बहुत से खातों के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ब्लॉक वो भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसका रिकवर करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि 1930 ये नंबर है। और कभी कभार ऐसा होता है कुछ स्टेट में इस नंबर पर कॉल नहीं लग पाती है, तो आप 112 नंबर पर कॉल करके ये बोल सकते हो कि हमें साइबर क्राइम हेल्प चाहिए, वो आपको उस कॉल पे कनेक्ट करवा देंगे। और तीसरा, 1% आपको ये लगे कि वहां से भी आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम ऑनलाइन पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए,
अपनी अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसमें ऑप्शन आते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड का, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। अगर आपकी कोई एआई से गलत फोटो बना के या फिर फ्रॉड नहीं हुआ कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी हैक हुई है या फिर आपकी फेक इंस्टाग्राम आईडी किसी ने बना रखी है, इस तरह का कोई डिजिटली फ्रॉड हो ओनली, तो उसके अंदर दूसरा ऑप्शन है अदर साइबर क्राइम केसेस, उसके अंदर आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन महिलाओं के लिए, इसके अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है एक, जैसे गांव देहात के अंदर महिलाओं के साथ कभी साइबर फ्रॉड हो जाता है तो वो कंप्लेंट करने से बहुत कतराते हैं कि भाई पुलिस कंप्लेंट करेंगे अगर हमारी छवि खराब होगी जिस तरह से भी है। तो उसके लिए बहुत अच्छा आपको एक ऑप्शन बताता हूँ महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। cybercrime.gov.in पे जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम का। उसमें ही आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर्ड एनोनिमस। उसमें क्या होगा, उसमें आप जो कंप्लेंट रजिस्टर करोगे आपकी जानकारी गुप्त रहेगी, बिल्कुल ही किसी को नहीं पता चलेगी, और आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप कंप्लेंट पे कार्यवाही भी होगी। वैसे आपकी जानकारी बिल्कुल गुप्त रहेगी, किसी को पता नहीं लगेगा। ओके। उसके लिए जरूरी ये भी है आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसकी आप सामग्री एकत्रित करें। सामग्री का मतलब अगर आपके साथ कोई व्हाट्सएप पे गाली गलौज कर रहा है, आपके साथ आपकी कोई गलत फोटो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो उनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और भी कुछ आपकी सामग्री का मतलब समझ गया हो गया वगैरह, जो भी प्रूफ हो गया आपके साथ जो भी साइबर क्राइम हुआ है उसका प्रूफ अपने पास रखें। आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं आप उस साथ में उनको अपलोड करें, तो उससे और ज़्यादा सहायता मिलेगी शिकायत में। जी सर, अगर किसी का कोई प्राइवेट फोटो लीक हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्राइवेट फोटो लीक होती कैसे हैं हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हम अपने फ़ोन के अंदर कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल से तो पहली बात कोई ऐप डाउनलोड करो ही मत, डायरेक्ट गूगल में जाकर। प्ले स्टोर के अंदर भी कुछ ऐप वेरीफाइड होते हैं, फिर भी वहाँ पे फ्रॉड ऐप वहाँ भी मिल जाती है आपको। और ऐप स्टोर के अंदर थोड़ी वेरिफिकेशन और अच्छी होती है, उसके अंदर चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पहले तो गूगल से कोई ऐप डाउनलोड ना करो। जैसे सपोज करो आपने गूगल से लूडो गेम की ऐप डाउनलोड कर ली, लूडो गेम खेलने के लिए, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद वो एक्सेस मांगता है आपकी गैलरी का, आप अलाउ कर देंगे बिना पढ़े। लोग डाउनलोड करने के बाद अलाउ 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 करते चले जाते हैं। उसके अंदर नीचे लिखा होगा आपकी गैलरी का एक्सेस, आपके मैसेजेस का एक्सेस। अब आप ये बताइए, हम जो गेम खेल रहे हैं लूडो गेम है केवल, उसको हमारी गैलरी का क्या काम है, उसको हमारे मैसेज का क्या काम। तो इसी तरह से अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप में फंस जाते हैं, आपकी गैलरी का एक्सेस नहीं देते हैं, तो आपकी गैलरी में जो भी फोटोज हैं उसके अंदर पर्सनल फोटो भी हो सकती है, वो उस ऐप के पास चली जाएगी और उसको आगे बेच सकते हैं। साइबर फ्रॉड के अंदर साइबर फ्रॉडस्टर उस चीज़ को आपको ठगने में, आपको ब्लैकमेल करने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कभी आपकी इस तरह से कोई प्राइवेट फोटो लीक हो भी जाए, आजकल एआई का भी चल रहा है, एआई से कोई फोटो गलत फोटो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो उसके लिए इन पोर्टल है stopncii.org.in। ये एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबली इनिशिएटिव है। इसको आपको गूगल पे ओपन करना है stopncii.org.in। उस पे कुछ एक स्टेप मांगेंगे, वो आपको ओके या फिर देख आपको उस पे कुछ एक स्टेप मांगे, आपको वो डाल लें। उसके बाद लास्ट में जाके आपको अपनी कोई भी फोटो या फिर कोई वीडियो उस पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी और एक पासवर्ड उस पे बनाना पड़ेगा, उसको करके सबमिट कर देना है। उससे क्या होगा, ये वेबसाइट आपकी फोटो का एक हैश क्रिएट कर लेगी। और इसका टाई अप हर एक बड़ी फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक वेबसाइट से इसका टाई अप होता है। तो हर एक सोशल मीडिया अकाउंट से और हर एक इंटरनेट से आपकी गलत फोटो को ये ऑटोमेटिक ढूंढ के वहां से डिलीट कर देगी। और आपके पास उस चीज की मेल के माध्यम से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कि भाई आपकी इतनी फोटो हमें मिली है और इन फोटो को डिलीट कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं। सर कहीं भी आपकी फोटो हुई सोशल मीडिया वहां से हट जाएगी। कहीं भी आपके इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कोई गलत फोटो हुई, गलत फोटो का मेंशन कर रहा हूँ इसमें, सारे एक फोटो नहीं हटेगी। आपकी फोटो का हैश क्रिएट करके जो भी आपके उस हैश से रिलेटेड गलत फोटो उनको मिलेगी सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं भी, वो सारी उस प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाएगी। सर डिजिटल अरेस्ट क्या है? सर वैसे देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है, ये केवल एक स्कैमर का तरीका है ठगने का, और कुछ भी नहीं है डिजिटल अरेस्ट। कानून की भाषा में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ओके। आपके पास जैसे कोई कॉल आएगी पहले
कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है या फिर एयरपोर्ट पे आपके नाम से पार्सल पकड़ा गया है, इसके अंदर कुछ इलीगल सब्सटेंस जैसे ड्रग्स है, अफीम है, कुछ भी बोल सकते हैं वो, और इसके साथ में आपके आधार कार्ड मिला है, आपकी आईडी मिली है, तो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो कुछ लोग इतने में आके घबरा जाते हैं कि भाई ऑनलाइन अरेस्ट कर रहे हैं, तो सामने पुलिस वाला होगा, वीडियो कॉल पे सामने पुलिस वाला होगा, वर्दी में होगा, बैकग्राउंड में भी पुलिस स्टेशन दिखेगा आपको। आप सोचेंगे भाई सच में पुलिस वाला है। आपको कमरे में बैठा लेंगे, बैठा के आपसे कहेंगे कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आप इलीगली एक्टिविटी में संलिप्त हैं, आपके आधार कार्ड का नंबर ये है, उसके पास आपके आधार कार्ड की भी इंफॉर्मेशन होगी, आपके एड्रेस ये है, आपके फादर का नाम ये है, वो आपकी पर्सनल चीजें आपको बताता है। तो आपको खुद से विश्वास ये भी हो जाता है कि भाई हाँ सच में कुछ ना कुछ बात है। और आपको वहाँ बैठा के फिर आपसे कहा जाता है कि अब आपके बैंक अकाउंट की इंक्वायरी की जाएगी। आप एक काम कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, आपको ये अकाउंट नंबर दे रहे हैं, गवर्नमेंट अकाउंट नंबर है, आप इसके अंदर पहले ट्रांसफर कीजिए सारे पैसे। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट भेजिए, आपकी स्टेटमेंट की इंक्वायरी की जाएगी। अगर आप इलीगल नहीं हुए किसी भी चीज में, अगर आप पे कोई केस, अगर आप इस चीज में संलिप्त नहीं हुए, तो आपके पैसे वापस भेज दिए जाएंगे, नहीं तो पैसे आपके वो हो जाएंगे और आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं इन चीज़ों में, जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, वो उनके पास पैसे भेज भी देते हैं। पैसे भेजने के बाद तो बस स्कैमर खुश और खेल खत्म वहीं पे हो जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट ना भी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास कभी भी पुलिस अफसर की वीडियो कॉल आ जाती है, तो वहीं के वहीं समझिए ये स्कैम है, फ्रॉडस्टर है, बिल्कुल ही 100%। पुलिस कभी भी वीडियो कॉल नहीं करेगी। और कभी भी आपके पास वैसे भी कॉल आ जाती है, आपको शक हो रहा है कि हो सकता है ये पुलिस वाला है या नहीं, तो उसका एक उपाय ये है, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पे बताइए कि ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आ रही है, वो वेरीफाई कर ले उन चीज़ों को। मान लीजिए जिस पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही है वहाँ पे टाई अप करके उन चीज़ों को वेरीफाई करके आपके बता देंगे। अगर एक्चुअल में कोई केस हुआ तो आपके पास नोटिस भी आता है, और पुलिस स्टेशन जाके आप वेरीफाई करोगे तो आपको 100% पता लग जाएगा कि वो असली पुलिस है या फिर फर्जी पुलिस है। तो यह परिवार, जैसे हम बात कर रहे थे कि महिला है, कोई फ्रॉड होता है किसी के साथ, तो कोई केस करना नहीं चाहता है। असल में उसमें केस का ये भी रीजन होता है कि पुलिस वहाँ पर अपनी गुंडागर्दी दिखाती है। उसमें आपका क्या विचार है, क्योंकि आप इस फील्ड से हैं? देखिए सर, इस चीज़ में मेरा मानना ये है, जैसे पुलिस का गठन कब हुआ था? अंग्रेजों के टाइम पे पुलिस बनी थी। उससे पहले तो राजा महाराजा थे, सैनिक होते थे। अंग्रेजों के टाइम पे पुलिस का गठन हुआ था। तो अंग्रेजों ने पुलिस का प्रयोग किस तरह से किया था? अंग्रेजों ने पुलिस का प्रयोग लोगों का शोषण करने के लिए प्रयोग किया गया था उस चीज में। उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ है, और उसके बाद धीरे धीरे करके, पहले थी वो चीजें, पुलिस डांटती थी, धमकाती भी थी, पुलिस से लोग डरते भी थे, लेकिन अब बिल्कुल ही फ्रेंडली पुलिस होती जा रही है। वो सिस्टम अब नहीं रहा जो पहले था। अब बिल्कुल ही हमारे पास भी आते हैं पुलिस स्टेशन में, अच्छे से व्यवहार किया जाता है उनके साथ ही। तो उस चीज़ का ग्राफ बहुत हद तक अब ठीक हुआ है, और ठीक आगे होगा भी। तो इस चीज़ का तो मानना ये है मेरा। तो आपको पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपके लिए है और आप पुलिस के लिए है। पुलिस आपकी सहायता करने के लिए बाध्य है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है। सर अगर हमारा मोबाइल फोन गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका कभी मोबाइल फोन गुम हो जाता है, सबसे पहले तो हर एक स्टेट पुलिस का एक पोर्टल बना होता है। अपने स्टेट पुलिस के पोर्टल में, ये जैसे हरियाणा पुलिस का है, harianapolice.gov.in, उस पे जाके अपने मोबाइल नंबर डाल के उसको लॉगिन कर लेना है। उसमें एक ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन लॉस्ट प्रॉपर्टी का। मान को मोबाइल फोन गुम हो जाए तो आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद वो पीडीएफ जनरेट हो जाते हैं, आप उसको सेव कर ले। उसके बाद आपको एक पोर्टल पे जाना है, CEIR टोटल CE। उसके बाद आपको एक पोर्टल पे जाना है CEIR.gov.in। गूगल पे जाके टाइप करना है, इसके अंदर आपको ओपन करना है। ओपन करके इस पे आपको अपनी पहले तो जो आपने शिकायत की है कंप्लेंट, उसकी PDF अपलोड करनी है, अपने आधार कार्ड की PDF अपलोड करनी है, और आपका मोबाइल का IMEI नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें डाल के आपको इसमें सबमिट कर देना है। उसके बाद कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई सिम इंसर्ट करेगा या डालने की कोशिश करेगा, तो साइबर क्राइम पुलिस के पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपके मोबाइल फ़ोन को इजीली रिकवर कर लिया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 24 लाख फ़ोनों को रिकवर किया जा चुका है, जिनके मोबाइल फ़ोन गुम हो चुके हैं। इस पर लगभग 40 लाख लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इस पे जाके अपनी कंप्लेंट को
इस पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत कराइए और लगभग 24 लाख लोगों के मोबाइल फ़ोन रिकवर हो चुके हैं। आप खुद चेक भी कर सकते हैं CEIR.gov.in पे जाके। ओके। हाँ जी। तो अगर हम किसी को पुराना मोबाइल खरीदते हैं तो कैसे पता चले चोरी का है या सही है? हाँ, आजकल मार्केट में ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी है, चोरी करके किसी का उसको मोबाइल फ़ोन को रीसेट करके सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। उसके ऐसे में कुछ शरीफ लोग भी फंस जाते हैं कि वह जो किसी से मोबाइल किसी दुकान से मोबाइल फ़ोन खरीद ले, उसको ये नहीं पता होता ये मोबाइल फ़ोन चोरी का है या नहीं। तो उसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको अपना डायल पैड ओपन करना है, उस पर टाइप करना है *#06#। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर आ जाएंगे। उन IMEI नंबर का तो आप कॉपी कर लो या फिर नोट कर लो। उसके बाद आपको जाना है मैसेज बॉक्स में। मैसेज बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है KYM कैपिटल में, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपके IMEI नंबर, और इस मैसेज को सेंड कर देना है 14422 पर। उस पे सेंड करने के बाद आपके पास रिप्लाई आ जाएगा तुरंत। अगर आपका मोबाइल फ़ोन कहीं से चोरी हुआ, कहीं पे लॉस्ट हुआ, तो उसकी वो डिटेल आ जाएगी, ब्लैक लिस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वो कहीं से चोरी नहीं हुआ तो उसके अंदर नॉर्मल मैसेज आपके पास आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये मोबाइल चोरी का या फिर किसी और आपको पता लग जाएगा कि ये मोबाइल चोरी का है या नहीं। ये चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि वो जो शरीफ व्यक्ति उसको तो पता ही नहीं कि कहीं आया है। बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस बारे में उनको जानकारी हो, वो इजीली अपने गूगल से चेक कर सके कि ये मोबाइल चोरी का है या नहीं। अब फंस जाते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से फंस जाते हैं, तो समस्या तो होती है फिर तो बाद में। तो लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में। इस तरह से आसानी से आप चेक कर सकते हैं। अगर हमको पुराना वाहन खरीदता है तो कैसे पता चला है कि इसमें कोई पुलिस का हाथ है या कोई चोरी का वाहन है? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हो किसी पुलिस केस में इन्वॉल्व है या नहीं कोई व्हीकल आप परचेज करते हैं तो जी पुराना? तो इसके लिए भी एक पोर्टल है, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए CCTNS। उसको सर्च करके सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, OTP, कैप्चा डाल के उसको लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद इसमें ऑप्शन आएगा जनरेट व्हीकल NOC का, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर आपको अपने व्हीकल का नंबर डालना है, इंजन नंबर डालना है, चेसिस नंबर डालना है, नीचे कैप्चा डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके पास PDF फाइल जनरेट होके आ जाएगी। उसमें स्पष्ट लिखा होगा, अगर वो ऑल इंडिया में किसी केस में इन्वॉल्व हुआ हो या फिर कहीं से चोरी है तो उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं तो फिर नॉर्मल PDF जनरेट होके आ जाएगी। लोग उसमें कोई किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं? हाँ, उसके अंदर कोई केस वगैरह लिख के नहीं आएगा। किसी अगर थाने में कहीं भी फ्रीज हो, कहीं से चोरी हो, तो उसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। सर गूगल फुटप्रिंट क्या है? गूगल फुटप्रिंट होता है, अगर हम अपनी कोई भी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें या फिर अपने से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, और उन चीज़ों को ही एक तरह से गूगल फुटप्रिंट्स कहा जाता है। जैसे कि मान लो आप घूमने जा रहे हो कहीं पे, आप गूगल पे डाल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो या फिर अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हो कि आज मैं वहाँ गया हूँ, एक्टिविटी अपनी एक्टिविटी उस पर डाल रहे हो कि आज मैं वहाँ गया हूँ, आज मैं वहाँ गया हूँ। आप अपने घर की पूरे की वीडियो बना के व्लॉग में डाल रहे हो, व्लॉग टाइप से बना के डाल रहे हो कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं वहाँ पे हूँ। तो आप वो चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो एक तरीके से उनको गूगल फुटप्रिंट्स बोला जाता है। और साइबर फ्रॉडस्टर आपके गूगल फुटप्रिंट्स का फ़ायदा उठा के भी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। सबसे पहले सपोज करो आपने अपने घर की वीडियोग्राफी व्लॉग वगैरह टाइप से बना के डाल दिया, फ्रॉडस्टर को ये पता लग गया कि हाँ आपके घर में कहाँ कहाँ से एंट्री गेट है, कहाँ कहाँ से एग्जिट गेट है। उसके बाद आपने डाल दी कि वीडियो, आज तो मैं उत्तराखंड घूमने आया हूँ विद फैमिली, आज मैं वहाँ घूमने गया हूँ, आज मैं वहाँ गया हूँ। तो इस चीज़ में फ्रॉडस्टर एक्टिव हो जाते हैं। वो उनको पता लग गया कि आपकी घर की एंट्री यहाँ से है, एग्जिट यहाँ से है, और फिलहाल आप घर पे है नहीं, तो आपके घर पे जाके चोरी की जा सकती है, आपके घर में जाके सामान वगैरह की चोरी की जा सकती है, और भी फ्रॉड की जा सकते हैं। तो ये गूगल फुटप्रिंट के माध्यम से एक ऑफलाइन फ्रॉड हो जाता है इस तरह से। तो सर क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी वहाँ पर ऑनलाइन हो रही है, हमें इस चीज़ में आवश्यक ये है कि हम अपनी हर एक पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पर रिवील ना करें। इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हर एक पर्सनल चीज़ों को मत डालो, और डालना हो तो कभी घूमने जाओ तो उसके 5-10 दिन बाद वापस आके डाल दो। उस समय आप कहाँ हो, कहाँ क्या ना हो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों को तक क्यों पहुँचा रही हो, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि लोगों को ना क्या कहते हैं, ये उनको अच्छा लगता है यार अब आए तो डालो इसको, क्योंकि वो
आजकल ट्रेंड चल रहा है वेबिंग का भी, और शो ऑफ का कह सकते हैं कि अब आज हम ये कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस तरह से। तो उन चीज़ों का ही साइबर फ्रॉडस्टर फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे कि एक तरीके से माना जाए ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। अगर कहीं पे 100 करोड़ रुपए तक का, किसी डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपए तक की टोटल फ्रॉड हुआ है, तो लगभग एवरेजली देखा जाए तो 50 से 60 करोड़ रुपए की शिकायत केवल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की होती है वहाँ पे। इसके अंदर मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग ठगे जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के अंदर। सर बहुत मोटी मोटी रकम, करोड़ करोड़ रुपए लोग इसके अंदर दबा देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आपके पास ऐड आएगी कोई, कि वह क्रिप्टो की या फिर ये ग्राफ की, शेयर मार्केट की, इस तरह से ऐड आएगी। आप उस ऐड पे क्लिक करोगे। उस ऐड पे क्लिक करने के बाद वो इनफॉर्म ग्रुप के अंदर आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाओगे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में। और उस ग्रुप में पहले से ही 100 200 300 लोग ऐड होंगे, और उन 100 200 300 लोगों में से लगभग 20-30 लोग होते हैं फ्रॉडस्टर, जो स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं कि सर हमने 20,000 डिपॉजिट किए थे, आज हमने 50,000 विड्रा कर लिए, इस तरह से विड्रा कर लिए। तो अमूमन लोगों का माइंड वॉश वहाँ पे हो जाता है। वो सोचते हैं कि हमें तो बहुत अच्छी स्कीम मिल गई है शायद। स्टार्टिंग में उनसे 1,000 2,000 3,000 रुपए डलवाए जाते हैं। कभी कभार उनको रिटर्न भी दे दिया जाता है। 2,000 3,000 रुपए डाल के उनके 5,000 को वापिस भी लौटा देते हैं कभी कभार। तो व्यक्ति सोचता है भाई ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, घर बैठे बैठे पैसे 2 दिन के अंदर डबल हो रहे हैं। तो उनके आईडी पासवर्ड बना देते हैं वो अपने पोर्टल पे, वो आईडी पासवर्ड बना के उनको लॉगिन करके उनको धीरे धीरे बोलते हैं आप इसमें पैसा डाल दीजिए। उसके अंदर स्टार्टिंग मान लो 50,000 डलवा ली, 1 लाख रुपए डलवा के उसके अंदर पैसे बढ़ते रहेंगे। जैसे आपके 50,000 रुपए डलवा लिए, 10 दिन 15 दिन में आपके उसके अंदर शो होंगे आपको 1 लाख रुपए, लेकिन आपको केवल वो दिख रहे हैं, वो आपके विड्रा नहीं हो सकते। और आपके माइंड को इस तरह से वॉश किया जाएगा कि आप किसी दिन को विड्रा मत करो, अभी से 1 महीना और रखो इनको, या फिर और इसमें डिपॉजिट करो, क्योंकि दुगना रिटर्न और मिलेगा आपको, इस पर रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलेगा। इस तरह से लोगों को बहकाया जाता है, और इस तरह से बहका कर लोगों के करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। तो हमें सबसे पहले तो जो एड्स आते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर, जितनी ज़्यादा एड्स आते हैं, हर एक एड्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें वेरीफाई करना चाहिए कि ये ऐड रियल है भी या नहीं। अब वो वेरीफाई कैसे करें? हम किसी ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो वो सीधे हमें गूगल वेबसाइट पे ले जाती है। तो कोई फर्जी वेबसाइट भी हो सकती है वो। तो आपने ध्यान दिया हो वेबसाइट की स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP, और उसके साथ में लिखा होता है S, और उस S का मतलब होता है सिक्योर। अगर HTTPS लिखा हुआ है तो वो वेबसाइट सिक्योर है। अगर ओनली HTTP लिखा हुआ है तो आप उस पे तो भूल कर भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह, अपनी डिटेल वगैरह तो बिल्कुल भी ना डाले, वो बिल्कुल सरासर फ्रॉड है। आधार कार्ड अपडेट फ्रॉड क्या है? आजकल लोगों के पास कॉल्स आते हैं कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर लो, या फिर आपके आधार कार्ड के अंदर KYC पेंडिंग है, अपडेट करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर आपके कॉल करके आपसे OTP मांगा जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। अधिकतर गांव देहात के लोग इस फ्रॉड का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं आधार कार्ड अपडेट के नाम से। तो हमें किसी तरह की आधार कार्ड के बारे में अपडेट करने के संबंध में किसी तरह की कोई कॉल आती है तो सबसे पहले हमें उनको OTP तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। दूसरा, अपने आधार कार्ड को हमें बायोमेट्रिक लॉक रखना चाहिए। बायोमेट्रिक लॉक का मतलब ये होता है कि हमारे आधार कार्ड का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, उससे वो लॉक हो जाएगा बायोमेट्रिकली। उसके लिए आधार कार्ड की वेबसाइट है UID, गूगल पर सर्च कीजिए आधार कार्ड की वेबसाइट UIDAI। उसके बाद आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे चले जाएंगे, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विसेज का, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपके आधार कार्ड का कोई मिसयूज कर ही नहीं पाएगा। और दूसरा जैसे लोग जाते हैं क्लब होटल बार में जाते हैं तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड उनको दे देते हैं, और हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है वो आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आपके नाम पे फर्जी सिम निकलवा ले, या फिर और भी किसी तरह की फ्रॉड कर सकते हैं।
तो इसके लिए गूगल पर जाइए, UIDAI सर्च कीजिए, आधार सर्विसेज में जाइए, वहाँ पे आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपने आधार कार्ड नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, OTP आएगा, OTP डालिए, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड मास्क आधार, उस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपके पास जो आधार कार्ड डाउनलोड होगा उसके अंदर केवल लास्ट के 4 डिजिट ही विजिबल होंगे और डिजिट नहीं दिखेंगे, और वो इन जगह पे हर जगह पे मान्य होगा। आपको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आपका ये आधार कार्ड मान्य नहीं है। तो इससे आपके डिजिट हाइड हो गई तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम हो जाती है जी। तो ऐसी जगह पे क्लाउड होटल बार में हम जाते हैं तो हमें हमेशा मास्क आधार कार्ड देना चाहिए। ओके सर, कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्तों के साथ बैठे हैं और हमारे मोबाइल जो हमारे पास रखा हुआ है, तो कुछ देर बाद किसी प्रोडक्ट पर मैं बात की तो ऐड हमारे जैसे कि इंस्टाग्राम पे कई क्लिप पर गए तो वो हमारे दिखी लग जाता है। क्या हमारी बातों को मोबाइल सुनता है? बिल्कुल, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन को माइक्रोफोन का एक्सेस दे रखा है जिन जिन ऐप्स को, वो बिल्कुल आपकी बातें सुन सकते हैं। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। अपने गूगल क्रोम में जाइए, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग में जाइए और नीचे साइड सेटिंग में जाके आपको ऑप्शन दिखेगा कैमरा, लोकेशन और माइक्रोफोन का। इसके अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट के पास आपके कैमरा का एक्सेस है, कौन कौन सी वेबसाइट के पास माइक्रोफोन का और कौन कौन सी वेबसाइट के पास मैसेज का एक्सेस है। यहाँ से अभी इन तीनों को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ये वेबसाइट आपके माइक्रोफोन का या फिर आपकी आवाज़ का एक्सेस नहीं ले पाएगी। उसके बाद इसी में ही बैक जाके सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है डाटा स्टोर का। इसके अंदर वो वेबसाइट आपको दिख जाएंगी जिन्होंने आपका डाटा स्टोर करके रखा हुआ है, तो इनको भी आप यहाँ नीचे से डिलीट ऑल पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ओके सर, आजकल जो यूथ है हमारा बहुत जल्दी डिप्रेशन में इन सब में जाता है। वो सोचना चाहता है कुछ सक्सेस के लिए और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, वो उसको बहुत चीज़ें व्याधियाँ घेरती रहती हैं। तो आप उनके लिए कैसे प्रेरणादायक बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, आजकल तो हमारा यूथ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर जो वल्गर चीज़ें है उनके अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहा है। इंस्टाग्राम खोल लिया है किसी ने, उसके अंदर रील्स आने लगी, 2 घंटे 3 घंटे कब निकल गए यूथ को पता नहीं लगता। अपने नौजवान इन चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। और दूसरा नशा करते हैं, इंस्टाग्राम में इनके अंदर खराब हो रहे हैं। उसके बाद कुछ कामयाबी हासिल नहीं होती है, उस कामयाबी के डिप्रेशन को उतारने के लिए नशे की लत उनको लग जाती है। तो यूथ को मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि वो टाइम चला गया जब हमें रोने से जो कुछ चाहिए होता था वो मिल जाने लगता था। अब हमें कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो आज से ही लग जाइए। सोशल मीडिया के अंदर कुछ देखना है, काम की चीज़ें देखिए, सोशल मीडिया के अंदर खुद अपना इंटरफेयर कीजिए, कुछ बताइए और अपना मेहनत कीजिए और संघर्ष कीजिए और कामयाब होइए। ओके, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले हम रो लेते तो मिल जाता था हमको, बट अब जमाना नहीं रहा कि आप रो लो और आपको कुछ मिल जाए। वो समय नहीं है। बचपन में जो माँ बाप होते हैं, वो माँ बाप भी जवान होने के बाद तो बच्चे के ऊपर ये आस देखते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा, मेरा बच्चा कुछ। अच्छा सर, जैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस फील्ड में जाना है? जैसे कि मेरा पुलिस का फेर हो गया, मैं लोगों को देखता हूँ, हमारे पास पुलिस स्टेशन में आते हैं लोग, तो मेरे को ये लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे मेरे को भी आना चाहिए जिससे जो मेरे को पता है कम से कम उस बारे में लोगों को मैं बता सकूं ठीक तरीके से। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट मैंने बनाए और उसके अंदर मैं अवेयरनेस वीडियो में रेगुलर डालता रहता हूँ। मेरी वीडियोस का मुख्य मकसद यही है, बेशक 100 देखे, 200 लोग देखे, 500 लोग देखे, अगर कोई एक व्यक्ति भी उस फ्रॉड के होने से बच जाता है, किसी के पैसे बच जाते हैं, तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है। बेशक कोई समझे, बेशक एक लोग मेरी वीडियो से अवेयर हो, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि लोगों को अवेयर करता रहूं, जो साइबर फ्रॉड चलते हैं उनके बारे में जानकारी देता रहूं। जी जी, साइबर फ्रॉड भी और अन्य पुलिस के कानून के बारे में भी लोगों को जानकारियाँ देता रहूं। क्योंकि सर जैसे आप काम कर रहे हो वो बहुत कि सराहनीय है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है और जिनको जानकारी है वो कुछ लोग बताना नहीं चाहते। अरे हम क्यों बताएं देश को, जनता को? क्योंकि जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे निरंतर करते हो। और सबसे बड़ी आपके अंदर मैंने एक चीज़ देखी सर कि जब मेरी आपसे बात हुई कि पॉडकास्ट के लिए, तो आपने हाँ कर दिया। रेवाड़ी से आना आगरा बहुत दूर है
हम बहुत सारे लोगों से हम कांटेक्ट करते हैं, इतना नहीं हो पाता है, तो आपने बोले हाँ। सबसे बड़ी बात लगी कि आप वो जुड़ रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी माध्यम से लोगों तक अपनी बातें को पहुंचाने का। साइबर क्राइम हो गया, पुलिस कानून हो गई, लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाने का। तो आगरा आना ना आना ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। मुख्य बात ये है कि आपके माध्यम से भी और हमारे माध्यम से भी, पहले की और मेरे माध्यम से बातें जा रही थी, अब आपके माध्यम से जुड़ कर भी लोगों और लोगों तक ये बातें पहुंचेगी। तो कुछ ना कुछ लोग इनको देखेंगे तो साइबर फ्रॉड से कोई एक व्यक्ति बचता है तो हमारे आने जाने का सक्सेसफुल हो गया उस चीज में। जी जी। वो अगर कोई हमारे सोशल मीडिया पर कोई कमेंट ये भी करता है ना, कोई कुछ गलत कमेंट भी आते हैं, अगर कोई एक ये भी कमेंट करता है कि सर आपने ये वीडियो बताई थी उस कारण से मेरा ये बचाव हो गया, मेरे ये पैसे वापस आ गए, या फिर मेरे साथ ये साइबर फ्रॉड होने से बच गया है, तो उस जगह जो खुशी मिलती है बस वही खुशी होती है जो सबसे मेन होती है। वही सबसे अच्छा और शांति प्रिय उसी चीज़ की वही मोटिवेट करती है आगे और चीज़ लोगों को अवेयर करने के लिए और चीज़ें बताने के लिए। जी जी। से आपने वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए, आपको वहाँ क्या पॉजिटिविटी मिली, क्या आपको महसूस हुआ जब आपने बिहारी जी के दर्शन किए? आपको क्या बात मिली वहाँ से? जैसे ये सुनने में आता है कि वृंदावन में भी बाके बिहारी जी के दर्शन होने भी वो अपने पास बुलाते हैं तभी उनके दर्शन हो पाते हैं, अन्यथा लोग वापस भी चले जाते हैं किसी कारणवश से भी। तो मैं आ रहा था, मेरा वहाँ पे आने के बाद वृंदावन में जैसे घुसा, मेरा मन किया कि भाई एक बार मंदिरों के भी, बाके बिहारी जी के भी दर्शन करके चले यहाँ से। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके तो बाके बिहारी को देख के तो शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है फिर। और तो क्या बताई चीज़ में, वो तो बता ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक अंदर में एहसास करने वाली, वो एहसास करने वाली चीज़ है बिल्कुल ही। अपनी अपनी भक्ति, अपना अपना मानना है, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, इतने लोग आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है वहाँ पे, पॉजिटिविटी महसूस होती है वहाँ पे सारी की सारी। जी। वृंदावन में जैसे हम बात करें बिहारी जी की, वृंदावन का ये जो लाला है ना, छलिया कलिया, आपने जो वृंदावन में सोचा भी ना आने का, तो श्री जी के पास सोचा बिल्कुल, क्योंकि ये जो सामलिया है ये तो टेढ़ा टेढ़ी बात करे और टेढ़ी ही चाल चले। अगर कोई किसी को बुलाता है वृंदावन में तो भाई श्री जी बुलाती है, लाडली जी बुलाती है, श्री राधा रानी बिल्कुल बड़ी कृपालु हैं, वो दयालु हैं, सब पे कृपा करती है। उनको बुलाया तभी हम वहाँ पे गए, जी। किसी भी कारणवश लगा लो लेकिन बुलाया तब हम पहुँचे। आपने वहाँ एक चीज और देखी हुई सर, कि जब बिहारी जी के लोग दर्शन कर रहे थे तो कुछ लोग फोटो खींच रहे होंगे, बिल्कुल, कुछ लोग भगवान को नहीं याद रहे होंगे, पर बात ये है कि मैंने भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए, तब भगवान ने मेरे को देखा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। फोटो खींचने वाले तो केवल फोटो खींचने में ही रह जाते हैं, लेकिन दर्शन जो सीधे देखने में हाथ जोड़ के भक्ति में जो होते हैं वो दर्शन, उनकी सराहना तो उसी कर ली जाती है। दिल की संतुष्टि तो उसी दर्शन में होती है भगवान की। जी जी। आज इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ चर्चा हुई साइबर क्राइम को लेके, फोन को ऐसे करने की, हमारी फोटो लीक हो जाती है, बहुत कुछ सर ने बताया, और ज़्यादा जानकारी सर कंटिन्यू करते रहेंगे। इस पॉडकास्ट में तो इतनी जानकारी हुई है, तो सर का इंस्टाग्राम है, सर से मिल सकते हैं, कोप साहिल खेरवार जी के नाम से इंस्टाग्राम है। तो मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।